मेहरबान कदरदान, जरा दिल थाम के बैठिए कि आ रहे हैं ऑन एयर मेहमान। ऑन एयर मेहमान में आज हम FM रेनबो पर लेकर आए हैं एक ऐसे फिल्म एक्टर को जिनकी पहली ही फिल्म आशिकी ने कामयाबी के ऐसे झंडे गाड़े कि बच्चा बच्चा इस फिल्म अभिनेता का हो गया दीवाना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म अभिनेता राहुल रॉय की। I love you अन्नू। तुम्हारा नाम मैंने सिर्फ अपने जिस्म पर ही नहीं, अपने दिल, अपने दिमाग और अपनी आत्मा पर भी काट दिया है। अब मुझे तुम्हें प्यार करने से कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। मैं दुनिया बुला दूंगी तेरी चाहत में, तेरा साथ छोटा ये वादा जो टूटा मैं खुद को मिटा दूंगी। राहुल रॉय ने इस फिल्म के बाद जुनून, सपने साजन के, फिर तेरी कहानी याद आई जैसी कई और हिट फिल्में दी। और दोस्तों, इससे पहले कि हम राहुल रॉय से बातचीत शुरू करें, आपको सुना देते हैं उनकी कुछ फिल्मों के गीतों की झलकियां। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। ये दुआ है मेरी रब से तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। ये दुआ है मेरी रब से तुझे दोस्तों में सबसे मेरी दोस्ती पसंद आए, मेरी दोस्ती पसंद आए। मेरे प्यार में, मेरे इंतजार में, सच सच कहो तुमने क्या किया। कभी भूला कभी याद किया, कभी भूला कभी याद किया, कभी भूला कभी याद किया, कभी भूला कभी याद किया। मेरे प्यार में, मेरे इंतजार में, सच सच कहो दिल ने क्या किया। कभी भूला कभी याद किया, कभी भूला कभी याद किया। तो दोस्तों, ये थी झलकियां उन गीतों की जिनके लिए राहुल रॉय को आज भी याद किया जाता है। तो अब हो जाइए तैयार आज के मेहमान फिल्म अभिनेता राहुल रॉय से मिलने के लिए आकाशवाणी के FM रेनबो पर। तो आइए सीधे चलते हैं SR यानी संतोष राव के पास। राहुल रॉय जी, कार्यक्रम ऑन एयर मेहमान में आपका स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले एक बात जानना चाहेंगे आपसे। जी। 1990 में फिल्मी करियर शुरू हुआ। जी जी। क्या कहेंगे आप? लेकिन मैं बहुत अपने आप को बहुत खुशकिस्मती समझता हूँ कि लंबे सफर में 33 फिल्में आई हैं, कुछ जाने माने हैं, कुछ इतने नहीं है, बट फिल्म इंडस्ट्री में
थोड़ा बहुत नाम कमाया है, थोड़ी बहुत इज्जत कमाई है। ये नहीं कहता हूँ कि पैसे नहीं कमाए, पैसे भी कमाए हैं। और आज कुछ कंपनियों के साथ ब्रांड एम्बेसडर हूँ, उनके साथ जुड़ा हूँ मैं। और मैं एक वेलकम सरप्राइज समझता हूँ कि जब भी बाहर जाता हूँ तो आज भी लोग चाहते हैं कि कुछ काम करूँ, कुछ अच्छी फिल्में करूँ। और अभी वो फिल्में करना शुरू किया हुआ है मैंने। अभी कुछ फिल्मों को फ्लोर पे डाला है, कुछ फिल्में रिलीज पे है, तो अभी वो काम शुरू किया हुआ है जी। और उतार चढ़ाव देखने के बाद एक जो सोचधारा आती है, समझ आती है कि किस तरीके से अपने आप को हैंडल करना पड़ता है। तो आज वो सूझबूझ है। जब मैं इंडस्ट्री में पहले आया था तो जाहिर है कि मैं एक नया आदमी था फिल्म इंडस्ट्री में। मेरे को अच्छा सपोर्ट मिला था भट्ट साहब वगैरह के साथ। लेकिन फिर भी जो इर्द गिर्द लोग थे, मैंने जल्दबाजी में काफी फिल्में साइन की थी, तो काफी कुछ सीखने को मिला। यू लर्न लाइफ में। आप अच्छे लोगों के साथ भी सीखते हैं, कुछ इतने काबिल लोग नहीं होते, उनसे भी सीखते हैं आप। तो बट बाय एंड लार्ज मैं अपने लाइफ को बहुत ब्लेस्ड समझता हूँ, बहुत अच्छा समझता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, ये आपको फिल्मों में ब्रेक कैसे मिला था सर? सर ऐसा था, एक्चुअली मैं हिंदी फिल्मों के बारे में ज्यादा सोचता नहीं था। ये था कि हमारी जो मदर हैं वो दिल्ली में रहती थी और फिर बॉम्बे शिफ्ट हुई थी, तो यूनिसेफ के लिए काम करती थी। और उनके बारे में एक मैगजीन में, सैवी मैगजीन में आर्टिकल आया था जी। तो ये आर्टिकल भट्ट साहब ने पढ़ा और भट्ट साहब बड़े प्रभावित हुए, क्योंकि उन दिनों में वो अर्थ जैसी, डैडी जैसी फिल्में बनाते थे। तो उन्होंने मैगजीन के एडिटर से जिक्र किया कि वो मिलना चाहते थे। और उस दरमियान मैं अपने पिताजी की कंपनी में काम करता था, मैं बॉम्बे आता था काम के लिए, और मैं मॉडलिंग भी करता था। तो मैं बॉम्बे में मॉडलिंग भी कर रहा था, आता जाता रहता था। अच्छा। तो भट्ट साहब मेरी मदर और वो एडिटर है उनसे मिले, उन्होंने पूरी स्टोरी समझी, फिर उन्होंने फोटोग्राफ्स देखे मेरे वगैरह मॉडलिंग के। तो उन्होंने मेरी मदर से पूछा कि क्या ये हिंदी फिल्म करेंगे जी। तो मेरी मदर ने कहा कि वो आएंगे घर पे, मुझसे बात करेंगे। लेकिन मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं करूंगा जी। तो शाम को फिर मेरी भट्ट साहब से बात हुई और भट्ट साहब ने मेरे को बोला संडे को आने के लिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आ जाता हूँ। और मैं उन दिनों में मुंबई में चर्च गेट में रहता था। अच्छा। और वर्ली से आगे कभी मैं लाइफ में गया ही नहीं था। और भट्ट साहब रहते थे जुहू में जी। तो उस दिन टैक्सी में बैठ के फिर मैं जुहू गया। तो मतलब पहली बार मैं वर्ली के बियॉन्ड जाके मैंने मुंबई देखी। और जुहू तो ज़ाहिर है बहुत ही दूर था। बट भट्ट साहब के साथ पहले आधे घंटे में ये तय हो गया था कि मैं इनके साथ करना चाहता था। उन्होंने भी तय किया, वो मेरे साथ फिल्म करना चाहते थे। उनके दिमाग में एक कहानी थी जी, लेकिन वो कहानी क्या उनसे मिलती जुलती थी या उनके लाइफ के साथ थी, जो वो कहते थे कि किरण जी के साथ उनका जो लव स्टोरी था, जो पूजा जी की माँ है जी, उनके साथ था। और फिर थोड़ा बहुत वो मुझे जानने लगे, मुझे पहचानने लगे। तो मेरे स्टाइल को ज्यादा चेंज नहीं करते हुए उन्होंने उसको रखा। मेरे माँ का जो किरदार था उन्होंने थोड़ा बहुत मेरे माँ के पर्सनालिटी को लेके किया। तो ऐसे करते करते ये ब्रेक मिली। मैं ये झूठ नहीं कहूंगा कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। बट एक टाइम वो रिलेशन बन गया मेरा भट्ट साहब के साथ और फिर नेचुरली वो पिक्चर बहुत बड़ी हिट हुई जी। तो टोटली मेरा सौभाग्य था कि उस बैनर में और उनके साथ मुझे 6 फिल्मों में काम करने का मौका मिला। चलिए हम करेंगे आपसे और भी ढेर सारी बातें, आशिकी फिल्म के बारे में भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते एक गीत। सर वो मेरे तो रोंगटे आज भी खड़े होते हैं कि जब मैं याद करता हूँ जो ओपनिंग गाना है बस एक सनम चाहिए, जो टाइटल ट्रैक था फिल्म वो पहली बार मैंने लाइफ में देखा कि लोग थिएटर के स्क्रीन पे चिल्लर फेंक रहे हैं। वो मतलब मेरी पहले एक्सपीरियंस था कि गाने और जब मेरा पहली बार मेरा चेहरा आता है कि लोगों ने इस फिल्म को रिलीज होने से पहले ही बहुत अच्छे तरीके से स्वीकार किया था जी। ये गाना जरूर सुनना चाहूंगा।
सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। जाम की जरूरत है जैसे, जाम की जरूरत है जैसे बेखुदी के लिए। हाँ एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, आशिकी के लिए, आशिकी के लिए, आशिकी के लिए। आप सुन रहे हैं ऑन एयर मेहमान, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं आशिकी, सपने साजन के और फिर तेरी कहानी याद आई जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का जादू चलाने वाले फिल्म अभिनेता राहुल रॉय से। तो सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ। राहुल रॉय जी, हाँ जी। 1990 में जब आशिकी फिल्म रिलीज हुई, हाँ। तो बॉक्स ऑफिस पर जो इसने धमाल मचाया, जी। उस वक्त क्या आपको यकीन था कि ऐसी सफलता मिलने वाली है आपको? नहीं, ऐसा नहीं था। हालांकि एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि टी सीरीज के गुलशन कुमार जी ने तो ये तो कहा था कि मैं हर ऑटो रिक्शा और हर जगह ये फिल्मों के गाने का प्रचार करूंगा, हर लोगों के लफ्ज पे ये गाना होगा। लेकिन पिक्चर के मैं जानता हूँ 2 दिन पहले हमने एक ट्रायल रखी थी और लोग काफी कंफ्यूज थे, क्योंकि उन दिनों में एक्शन फिल्मों का ज्यादा जोर होता था जी। सिर्फ एक सलमान भाई की एक पिक्चर निकली थी, मैंने प्यार किया, जो बहुत 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 बड़ी हिट हुई थी। तो ये फिल्म आ रही थी तो लोगों को पता नहीं था कि कैसे होगा इसका जी। और मैं तो नया था इंडस्ट्री में, तो मतलब अंदर की एक डर था कि होना चाहिए सक्सेसफुल, लेकिन डर वो भी था कि नहीं चली तो क्या, इतना मेहनत करने के बाद। लेकिन उस दिन मुकेश भट्ट जो प्रोड्यूसर थे वो मुझे लेने आए, जिस दिन पहले दिन मेट्रो थिएटर में मुंबई में 12 बजे का शो था जी। और मुकेश भट्ट जो प्रोड्यूसर थे वो मेरे को बांद्रा से लेने आए और हम लोग मेट्रो थिएटर की तरफ गए और जो भीड़ हमने बाहर देखी इस पिक्चर के लिए, और मैं जैसे गाड़ी से बाहर निकला और लोगों का चीखना चिल्लाना और ये सब, तब मुकेश जी को पता लगा कि ये पिक्चर बहुत बड़ी हिट होने वाली है। फिर मेरे को याद है मेट्रो थिएटर के मैनेजर के कैबिन में मेरे को छुपाना पड़ा इन लोगों को, क्योंकि पूरी जनता को पता लग गई थी। वो लोग दरवाजे तोड़ने तक आ गए थे, पीछे पड़ गए थे, मिलना चाहते थे। और मेरा पहला फोन कॉल मैंने भट्ट साहब को किया कि सर ये जो एंग्शियसनेस है कि चलेगी या नहीं चलेगी, सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जनता ने स्वीकार कर दिया है जी। पिक्चर को स्वीकार किया, गानों को स्वीकार किया, मुझे स्वीकार किया है, ये डेफिनेटली चलने वाली है जी। और उस पैमाने पे मेरे को इन लोगों ने पिक्चर हिट जारी थी और तब वो धीरे धीरे थ्रू आउट द डे न्यूज निकल रहा था कि कितना बड़ा ये, कितनी बड़ी ये पिक्चर हिट होती है और ये उस समय की सुपर डुपर हिट मानी जाती है। जी जी जी। और इसका क्रेडिट सबसे ज्यादा लोगों ने अभिनय को तो दिया ही, लेकिन संगीत को ज्यादा ध्यान दिया। 100%। मैं तो हमेशा मानता हूँ नदीम भाई और सावन ने जो कमाल का म्यूजिक दिया, ये लोगों के दिमाग में, दिलों में, सोल्स में आ गई थी जी। लेकिन इतनी अहमियत देने के बावजूद मैं भट्ट साहब को भी अहमियत देना चाहता हूँ, क्योंकि गाने बहुत खूबसूरत होते हैं, लोग गुनगुनाते हैं, उनको याद करते हैं सब चीजें, लेकिन जो कहानी दर्शाया जाता है, जब दर्शाते हो उस गाने को एक सही तरीके से, तो वो जो इम्पैक्ट होता है दर्शकों के दिमाग में और जो इमेज बैठ जाती है, ये दोनों का तालमेल होना और मिलना जी पिक्चर को सुपर डुपर हिट करती है, क्योंकि वो इमेजेस जो होते हैं लोगों के दिमाग में वो कभी निकलते नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, एक बात हम आपसे जानना चाहते हैं, इतनी बड़ी सुपर डुपर हिट फिल्म देने के बाद फिर आपकी जैसे कई फिल्में आई हैं, चाहे हम करीना कपूर के साथ जो आपकी फिल्म सपने साजन के आई थी, या ढेर सारी फिल्में आपकी आई थी, लेकिन आप उस सफलता को बरकरार क्यों नहीं रख पाए?
कोई गलती हो गई थी क्या आपसे? ना, मैं अपने आप को दोषी ठहराता हूँ उसमें, क्योंकि जब मेरी पहली पिक्चर हिट हुई जी, तो 3 महीने तक तो कोई नहीं आया हमको साइन करने के लिए, क्योंकि उनको पता नहीं था कि मेरे को किस ब्रैकेट में डाले, मेरे लंबे बाल ये वो वगैरह, क्योंकि मैं वो टिपिकल उस चीज में नहीं बैठता था कि टिपिकल हीरो के दिमाग में नहीं बैठता था। लेकिन 3rd महीने के बाद 14 दिन के अंदर जी, मेरे पास कोई 47 फिल्म्स आए जी, और इस बारे में मैंने भट्ट साहब से पूछा, सर इतने फिल्में आ रहे हैं, क्या करूं? अब उन दिनों में ये नहीं होता था कि आपको स्क्रिप्ट मिलती थी, आपको ये सब, एक कहानी बताई जाती थी। कहानी के बाद आपके स्टारकास्ट कौन है और बेसिक स्ट्रक्चर के डायरेक्टर कौन है और म्यूजिक डायरेक्टर कौन है। तो उन दिनों में यही होता था कि मैं ऑलवेज पेयर किया जाता था इन अभिनेत्रियों के साथ जिनके नाम थे, करिश्मा जी थे, पूजा जी थे, रवीना जी थे, नगमा थे, श्रीदेवी जी थे। तो ये सब लोगों के साथ मेरा पेयरिंग हो जाता था, मैं फिल्म्स साइन करता था। म्यूजिक हमेशा या तो नदीम सावन जी होते थे या अपने अनु मलिक साहब होते थे जी। तो अगर आप नोटिस करेंगे मोस्ट ऑफ माय फिल्म्स में म्यूजिक हमेशा हिट रहे, ये तो बात सच है। म्यूजिक हमेशा हिट रहा है। हमारी प्रॉब्लम ये थी उन दिनों में स्क्रिप्ट नहीं होते थे और मेरी डेटों की मारामारी होती थी और मैं उस पर बैठ नहीं सकता था। तो एक समय पे आप यकीन मानिए कोई 19 या 21 फिल्म्स एक साथ फ्लोर में थे। मैं 23 घंटे शूटिंग करता था पर डे, 7 days a week, क्योंकि सब फिल्में खत्म करनी थी। उसके बाद मेरे को 26 फिल्मों के पैसे वापस करने थे, क्योंकि कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी इन सब फिल्मों को फ्लोर पे डालने के लिए। तो इसलिए मैंने रिक्वेस्ट करके सब लोगों को बोला कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं कमिटेड था इन 21 फिल्म्स में। और मैं हालांकि अपने प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर से जहाँ पर कहानी गलत जाती थी मैं उनसे रिक्वेस्ट करता था इसको चेंज करो जी। लेकिन क्या होता है कि मैं खुद नया था, हालांकि एक हिट स्टार था वगैरह, बट मैं ज्यादा चेंज नहीं करता था क्योंकि अनप्रोफेशनल होता है कि लास्ट मिनट में ये कहानी को थोड़ा चेंज करने की कोशिश कर रहा है या कुछ कर रहा है। तो मैं ज्यादा कुछ कर नहीं पाया, तो मैं कमिटेड था। तो वो फिल्म्स का जो फेट होता है ना, जैसे कहते हैं, वो पहले ही सील्ड हो गया था। ओके। और मैं मैनिपुलेट नहीं कर सकता था कि यार इस पिक्चर को डिले कर दो, उसको वैसे करो। एक तरफा दुर्भाग्य की बात है कि कोई इतनी बड़ी हिट नहीं आई, बट दूसरा सौभाग्य की बात है कि मैंने जितनी भी फिल्में की हैं आज की तारीख में या शूटिंग की है, मेरी हर फिल्म रिलीज हुई है, कोई भी फिल्म डब्बे में नहीं पड़ी। कभी भूला कभी याद किया, कभी भूला कभी याद किया, कभी भूला कभी याद किया, कभी भूला कभी याद किया। मेरे प्यार में, मेरे इंतजार में, सच सच कहो दिल ने क्या किया। कभी भूला कभी याद किया, कभी भूला कभी याद किया, कभी भूला कभी याद किया, कभी भूला कभी याद किया। आप सुन रहे हैं ऑन एयर मेहमान, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं आशिकी, सपने साजन के और फिर तेरी कहानी याद आई जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का जादू चलाने वाले फिल्म अभिनेता राहुल रॉय से।
तो सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ। अच्छा, एक बात हम आपसे जानना चाहते हैं, 1991 में ये खबर, या हम यूं कहें कि एक अफवाह उड़ गई कि सड़क दुर्घटना में आपकी मृत्यु हो गई है। ये सब क्या था? सर, ये दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी अफवाहें फैलती हैं। हमारी तो, मैं जानता हूँ, जब पहले बार मैं करियर में आया भी था तो किसी ने देखा मेरी माँ और मुझे एक 5 स्टार होटल में एक जगह डांस करते हुए, और किसी ने कहा कि मेरी ये गर्लफ्रेंड है। ओहो। तो मतलब मेरे को हंसी आ रही थी और मेरी माँ को हंसी आ रही थी कि यार ये तो किसी को भी बख्शने नहीं है। और हम लोग इस लाइन से थे नहीं ना, तो हम प्रिपेयर्ड नहीं थे। तो मेरे को पता है, कई लोगों के फोन आए थे मेरे को उस समय पे कि यार तू जिंदा है, हमने सुना तुम्हारी दुर्घटना हो गई है, तुम चल गुजरे हो। मैंने कहा फोन पे बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे कैसे हो सकता है? जी। बट ऐसे कभी कभी होता है, बट दिस इज पार्ट एंड पार्सल। मतलब मैं क्या करूँ, मैं तो इन चीजों को अभी हंसते हुए मैं कहता हूँ कि चलो इतना तो है कि लोग फोन करके पूछते तो हैं मतलब ये तो है जी। बट अनफॉर्चुनेट मैं कहता हूँ आज थोड़ा मीडिया वहां से, अभी बिगनिंग ये दौर था कि यार पहले जल्दबाजी में मीडिया से उन्होंने खबर दे दी। अब क्या है, थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आने लगी है कि लोग अपने फैक्ट्स को चेक करते और उसके बाद ये सब काम करते, उसके बाद करते। हाँ। अच्छा, मौत की खबर सुनते हैं तो झटका तो लगता ही है, लेकिन एक बात हम आपसे जानना चाहते हैं राहुल जी, उस समय आपको कैसा लगा जब आपको ये क्रेडिट दिया गया उस ट्रेंड का कि लंबे लंबे बाल रखने का, क्योंकि हिंदी फिल्म जगत में ये शुरुआत हुई। मैं मॉडलिंग फ्रेटर्निटी से आता था और इतना बड़ा हुआ कर दिया उन्होंने मेरे बालों के जरिए जी, मुझे तो पता ही नहीं लगता था कि इतना बड़ा हुआ क्या है। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि सारे सलोन्स में या जो भी होते थे पार्लर जहाँ पे मर जाते थे, हालांकि उनके बाल सीधे होते थे या कर्ली होते थे, लोग आते थे और कहते थे कि नहीं मेरे को राहुल रॉय कट चाहिए। और हंसी की बात है कि 20 साल के बाद भी आज भी यही हेयर स्टाइल है, सिर्फ थोड़ा वेरिएशन चेंज होता है, बट मुद्दा वही है, मुद्दा वही है, राइट। लोग वही हेयर स्टाइल अपनाते हैं। तो लोग कुछ भी कहें कि नहीं ये मेरा स्टाइल नया है वगैरह, बट आम आदमी रोड में जानता है कि ये स्टाइल को मेरे डिफॉल्ट से, जिसे कहते हैं कि मैंने मशहूर कर दिया, तो ये डिफॉल्ट से मशहूर हो गया तो ये निकल जाएगा। और ये राहुल रॉय का ही हेयर स्टाइल है, चाहे किसी भी एक्टर या किसी के भी सर पे ये बाल आए। चलिए हम करेंगे आपसे और भी ढेर सारी बातें, लेकिन फिलहाल सुन लेते हैं फिर तेरी कहानी याद आई कि एक प्यारा सा गीत है। वाह वाह, थैंक यू। तेरे दर पे सनम चले आए। तेरे दर पर सनम चले आए, तू न आया तो हम चले आए। तेरे दर पर सनम चले आए, तू न आया तो हम चले आए। चले आए, चले आए, तेरे दर पर सनम चले आए, तू न आया तो हम चले आए। आप सुन रहे हैं ऑन एयर मेहमान, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं आशिकी, सपने साजन के और फिर तेरी कहानी याद आई जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का जादू चलाने वाले फिल्म अभिनेता राहुल रॉय से। तो सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए।
आप सुन रहे हैं ऑन एयर मेहमान, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं आशिकी, सपने साजन के और फिर तेरी कहानी याद आई जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का जादू चलाने वाले फिल्म अभिनेता राहुल रॉय से। तो सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ। राहुल रॉय जी, कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। थैंक यू। अच्छा, एक बात हम आपसे जानना चाहते हैं, जैसे कि आपने खुद इस बात को माना है कि आपकी जितनी भी फिल्में आई हैं अभिनय के साथ संगीत का ज्यादा प्रभाव रहा है, लोगों ने संगीत को सर चढ़कर सराहा है। आपका फेवरेट गीत कौन सा है? मुझे तो काफी गाने अच्छे लगते थे, लेकिन तेरे दर पर सनम, यही गाना जो अभी हमने सुना जी, ये गाना मेरे को बहुत ही पसंद आता है। क्योंकि यूसी मेरे को गानों में क्या अच्छा लगता था कि नॉट ओनली द बीट और जो रिदम होती थी, एक मेलोडी होती थी, लिरिक्स, वर्ड्स, ये मुझे बहुत पसंद होते थे। आज के गानों को मैं ये नहीं कहता हूँ कि अच्छे नहीं है या कुछ, बट क्या है, लिरिक्स में मेरा ख्याल से हम लोग थोड़े से कमजोर पड़ गए हैं। या तो ये है कि हम लोग इतनी फिल्में, बट उस समय भी इतनी फिल्में बनती थी। ऐसा क्यों होता है कि आज के गानों में हम लोग जो लिरिक्स होते हैं उनको याद नहीं कर पाते या ज्यादा समय तक सस्टेन नहीं कर पाते? ये क्या वजह होती है? मेरा ख्याल से एक मेलोडी, एक चीज जो है ना, थोड़ा सा हम लोग चूक चुके हैं वहां से जी। बट उस टाइम में 90s में आप गाने कोई भी सुनो या कुछ भी करो या आप टीवी पे फिर से दर्शाते हो, दिखाते हो, पीपल ऑलवेज वांट टू सी दीज सॉन्ग्स। पुराने गाने की सस्टेनेबिलिटी इसीलिए क्योंकि उनके वर्ड्स में एक वजन होता था जी, एक कनेक्टिविटी होती थी। आजकल तो गानों के शब्द हो गए शीला की जवानी या मुन्नी भाई वगैरह वगैरह। अच्छा, आपकी एक फिल्म आई थी जुनून जी, जिसमें आप टाइगर बने हुए थे जी। कोई ऐसा वाक्य है जिसे आप शेयर करना चाहते हैं उस फिल्म के? फिल्म में तो हर ही चीज एक वाक्य ही होता है, लेकिन मेरे को याद है 7 दिन के लिए जो मेरे को मेकअप के लिए बैठना पड़ता था उस फिल्म के लिए, पहले ही दिन मेरे को आभास हो गया था जब 18 घंटे बैठ के मेकअप करना पड़ा मुझे। उसके बाद हर रोज 11 घंटे से 7 घंटे अपन बैठ के मेकअप करते थे उस फिल्म के लिए। लेकिन जो LA से लोग आए थे जो मेरा मेकअप कर रहे थे, उसमें मेरे को क्या शीशे के सामने देखते हो ऐसा लगता था कि एक लाइव प्लास्टिक सर्जरी हो रही है, इतना का। और ये मैं बात कर रहा हूँ 94 की जी, 95 की बात है जब ये फिल्म का हो रहा था ये सब काम। तो उस समय पे जब ये हो रहा था, तो मैं कहता हूँ मुकेश भट्ट और महेश भट्ट ने जो किया था, मतलब उनकी सोच कितनी दूर की थी कि आज भी लोग जब वो फिल्म के स्पेशल इफेक्ट्स या वो प्रोसीजर देखते हैं मेकअप का, मतलब उस समय में इतना एडवांस था। आज तो कई फिल्में आई हैं जिसमें मेकअप करते हैं, जैसे पाप, कमला हसन जी वगैरह करते हैं, लेकिन ये सब उस टाइम पे 94 में 95 में हम लोग कर रहे थे जी। तो मेरा सौभाग्य अगेन है कि मैं एक ऐसी फिल्म है जो इटर्नल है, जिसमें ये मतलब वो गवाह है उस चीज का कि मैं ऐसे पिक्चर में था जिसमें इस टाइप का मेकअप था, एक पावरफुल कैरेक्टर था। और आज भी लोग कहते हैं कि राहुल जी आपको एक नेगेटिव रोल करना चाहिए जुनून जैसा। मैंने कहा उस टाइप की स्क्रिप्ट बने तो कोई कर सकता है, बट नॉर्मल जो हमारी फिल्में होती हैं वो टाइप का कैरेक्टर क्रिएट करना बड़ा मुश्किल है। मेरी दिलरुबा तू दिल के करीब है, तेरा प्यार मेरा नसीब है। ओ मेरे दिलरुबा तू दिल के करीब है, तेरा प्यार मेरा नसीब है। ओ मेरी दिलरुबा। कोई अभी फिल्म रिलीज होने वाली है? मेरी एक फिल्म है अदा वे ऑफ लाइफ, जो मेरा ख्याल से मुझे बहुत अच्छा लगा उसमें काम करने के लिए। AR रहमान का म्यूजिक है, उसमें एक नया लड़का है मेरे साथ। और फिल्म एक कहानी है कि एक प्रोफेसर जो है उसकी सोच धारा आज के जमाने पे कैसी है। इसमें एक बहुत लाइन है, खूबसूरत लाइन है कि जब एक डाकू साधु बन जाता है
या बन सकते हैं, तो क्यों कि आज का जमाना क्या इतना खराब हो गया कि एक साधु को डाकू बनने की जरूरत पड़ेगी आज के जमाने में जीने के लिए। तो एक नोबल मदर की कहानी है, एक स्पिरिचुअल फादर की कहानी है, और दुर्भाग्य से आज के जमाने से उसका लड़का स्पिरिचुअल पाथ में चलना चाहता है लेकिन गैंगस्टर बन जाता है, और उसको कैसे वो लाइन पे वापस लाने की कोशिश करते हैं। इट्स अ वेरी थोड़ा सा अलग टाइप का है, प्रीचिंग टाइप का नहीं है, लेकिन आज की हर क्षेत्र में जो कुछ भी अपनी कंफ्यूजन है सोचधारा में, उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस फिल्म में क्लियर करने के लिए, या डिस्कस या डायलॉग क्रिएट करने के लिए। तो काफी इंटरेस्टिंग पिक्चर है। ये 24 दिसंबर को रिलीज होगी। चलिए, हमारी दुआएं, शुभकामनाएं इस फिल्म के लिए और आने वाली सभी फिल्मों के लिए। थैंक यू। और हम उम्मीद करते हैं कि दर्शकों का प्यार ऐसे ही आप तक बना रहेगा और आप अपने अभिनय के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा लोगों का दिल जीतते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं दिल्ली आता ही रहता हूँ, और दिल्ली में जो प्यार और सम्मान मिलता है, मेरे को लगता है कि मेरे घर पे जब मैं आता हूँ तो जो सम्मान और प्यार मिलता है, मुझे बहुत खुशी होती है उस चीज से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए सर। थैंक यू। थैंक यू। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। एक चेहरे ने बहुत, एक चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। एक चेहरे ने बहुत, एक चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। वो मेरे सामने बैठी है मगर उससे कुछ बात ना हो पाई है। मैं इशारा भी अगर करता हूँ, इसमें हम दोनों की रुसवाई है, इसमें हम दोनों की रुसवाई है। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। कुछ भी कहती नहीं, उसकी आंखों में एक कहानी है। उस कहानी में नाम है मेरा, मुझ पे
पे कुदरत की मेहरबानी है, मुझ पे कुदरत की मेहरबानी है। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। एक चेहरे ने बहुत, एक चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे।